नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चाय पर समीक्षा कार्यक्रम आज थोड़ा-सा अलग स्वरूप में है। वैसे ये 2 लोगों की चर्चा का एक कार्यक्रम है, इसका स्वरूप जो है आपने देखा है इतने वर्षों से। आज थोड़ा-सा हमने इसको अलग स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचा गया है। 3 दशक से ज़्यादा समय बाद कोई सरकार सत्ता में लौटी है, अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक घटना है। मेरे साथ लखनऊ से कुछ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में मैं आपको परिचय करा देता हूँ। श्री अजय कुमार जी लखनऊ से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री प्रमोद गोस्वामी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक संस्थानों में का नेतृत्व कर चुके हैं। भाई जनार्दन मिश्रा जी युवा पत्रकार हैं और बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बातें लिखते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और प्रमोद जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि नया इतिहास तो रचा गया है और इस बार योगी जी ने कहा भी है कि अब हमारी जो प्रतिस्पर्धा है अपनी ही सरकार से या पिछली सरकार से, कैसे देखते हैं आप? क्या बहुत आसान रहेगा 5 साल या चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं? नहीं नीरज जी, निश्चित रूप से जहां तक दो सवाल आपने किए, चुनौती तो भरपूर है, इसमें कोई जी, दो राय नहीं। क्योंकि जो पिछला भी कार्यकाल रहा वो चुनौतियों पूर्ण रहा और बड़े जी, संघर्ष के बाद सत्ता में 37 वर्षों के बाद ये पहला अवसर है कि 37 जी, वर्षों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है और मुख्यमंत्री भी रिपीट हुआ है। बिल्कुल। इससे पहले ये शायद 37 वर्षों का एक लंबा अंतराल है। इस बीच में जी, सरकारें, एक सरकार आई, दूसरी अब 10 हुई, फिर दोबारा तिबारा आ गए हों, अलग बात है। जी, लेकिन उस कंटिन्यूस जो है वो 37 वर्षों के बाद ये एक अवसर आया है। और साथ ही साथ ये भी है कि मुख्यमंत्री भी रिपीट हुए जी, हैं। ये जी, एक बड़ी घटनाक्रम राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं। और जी, लोकतंत्र का यही लोकतंत्र की सबसे मजेदार पहलू है या उसका दिलचस्प पहलू है कि जी, लोकतंत्र कब क्या कर दे ये किसी को पता नहीं है। पता नहीं है। जी, जनता जनार्दन का यही है कि वो कब किस पर कृपा कर दे और कब किस पर विदा कर दे। तो जी, ये एक लोकतंत्र की यही महिमा है या खूबसूरती भी है यही। जो जी, आपने बिल्कुल। चुनौती की नीरज जी, जो बात आपने कही, निश्चित जी, रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, मतलब मोदी जी, योगी जी, शाह और नड्डा साहब ने, इन लोगों ने योगी जी को भरोसे में लेके, विश्वास में लेके, इन चारों लोगों ने जो जी, आपकी मंत्रिमंडल का गठन किया है वो जी, निश्चित रूप से उसको मेरी नजर में बड़ा बैलेंस्ड। और ये चूंकि जी, 24 का इलेक्शन है और जी, 22 के चुनाव में जिस ढंग से उन्होंने जिन चीजों को देखा कि ये हमारे लिए एक दुविधा का कारण बना या ये हमारे लिए एक परेशानी का सबब बना, उन सारे, जी, चूंकि उत्तर प्रदेश की नीरज जी अगर राजनीति को देखें तो पिछले जी, 30-35 वर्षों से जो मैं राजनीति को देख रहा हूँ उसमें जी। जातिगत राजनीति का बड़ा प्रभाव रहा है और वो तय करती है कि कौन सत्ता में होगा। लेकिन बिल्कुल अब की और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला बल्कि। नहीं साहब, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अब की जो जातिगत समीकरण थे, भारतीय जी, जनता पार्टी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़ी चतुराई से उन जातिगत जी, समीकरणों को कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कहीं जी, ना कहीं डेंट किया। वो जी, खाद्यान्न योजना जो उनकी रही है, लाभार्थी का जो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ये जी, उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की नब्ज को समझते हुए, उसको नब्ज को देखते हुए, उन्होंने जो छोटे राजनीतिक दल थे, जी, छोटे छोटे छत्रप जिनको आप कह लें, जो जी, जिनका कि 2-4-5 जिलों में प्रभाव होता था, उन लोगों के समीकरण या उन लोगों का गठबंधन बना के, जिसमें राजभर भी थे, ओम प्रकाश राजभर थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, अनुप्रिया जी, पटेल थी, ऐसे ये सारे लोगों को उन्होंने जोड़, निषाद, इन सारे लोगों को जोड़ के 300 पार कर लिया था। लेकिन जब जी, ये बात समझ में भारतीय जनता पार्टी को आई कि अब के हमारे एलाइज नाराज हैं या वो जी, खसक सकते हैं चुनाव के एन वक्त पर, उन्होंने बड़े जी, दूरंदेशी से काम किया और उन्होंने जो ये खाद्यान्न योजना शुरू करी, जो मकान देने शुरू किए, वो हालांकि वो एक राहत का काम किया कि कोरोना की वजह से निश्चित रूप से जो 500-700 रुपए
प्रतिदिन कमाता है, उसके लिए जीविकोपार्जन का बड़ा भारी संकट था। तो उन्होंने उसको राहत देते, वो राहत तो उन्होंने निश्चित रूप से, एक सरकार का दायित्व है वो राहत प्रदान की, लेकिन जी उसके पीछे एक तीर से दो निशाने साधे उन्होंने। एक तो जी गरीबों को उन्होंने जहां एक राहत दी, वही उन्होंने अपना राजनीतिक जो पक्ष था उसको भी मजबूत करने का रणनीतिक तौर पर ये रणनीति बनाई कि इस खाद्यान्न योजना देने से जो गरीब तबका, जो बेचारा कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गया है या भुखमरी की कगार पर है, उसको खाद्यान्न देके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और जिसका ये परिणाम हुआ कि आप देखें कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हार गए। जो बिल्कुल मौर्यों के बड़े नेता या पिछड़े वर्ग के बड़े नेता के रूप में देखे जाते थे बसपा के समय से, उनका कद भी जी बड़ा था, वे खुद भी हार जी गए। ऐसे ही जी उनके और बहुत से प्रत्याशी भी हार गए। और जी भारतीय जनता पार्टी को 300 पार का तो नहीं मिला, लेकिन वो 373 अपने एलाइज के साथ तो आ ही गई। सत्ता में जी बड़े 273 बहुमत के जी साथ उसने वापसी कर ली। तो जातिगत जी समीकरणों को उसने डेंट किया। ये जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी शुरुआत हम कह सकते हैं कि जो जी राजनीतिक एक जातिगत समीकरणों का जो खेल था, उसको भले जी ही वो 20% डेंट हुआ हो, 30% डेंट हुआ हो, लेकिन वो चरमराया है। वो जी जातिगत समीकरण टूटे हैं। और उससे जी हट के बिल्कुल जो वो पहले ये हुआ करता था, नीरज जी के मौर्य जी हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई मौर्य समाज इनको देगा, पटेल ने कह दिया पटेल समाज उसको देगा, निषाद ने बिल्कुल कह दिया, तो ये हुआ करता था। बिल्कुल, इस बिल्कुल, बार आप सही कह रहे हैं और इसी शायद यही वो विश्वास था कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि मैं बीजेपी की चूल्हें हिला दूँगा। हिला दूंगा, और उसके लिए बड़े बड़े बोले बयान भी दिए उन्होंने। लेकिन जी, जी, भारतीय जनता पार्टी उसको उसको इतना आत्मविश्वास था अपनी नीतियों के ऊपर, वो जान नहीं थी कि ये चूल्हे हैं हमारी नहीं हिलाएंगे, इनकी चूल्हे हम हिला देंगे, और उन्होंने हिला दी चूल्हे। हिला भी दिया। निश्चित जी, रूप से ये बात सच है, और ये कड़वा जी, सच है, और अब ये तथ्य सामने आ गए, उजागर है, अब ये किसी से छिपे नहीं है। जहां जी, तक चुनौतियों की आपने जो बात करी नीरज जी, चुनौतियां जी, अब दो रूप में बड़ी ज्यादा होंगी। एक जी, तो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, जो भारतीय जी, जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा विधानसभा के चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस जी, लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप बहुत नजदीक से देखें, तो जातिगत समीकरणों को उन्होंने बहुत करीने से साधा है। इससे जी, बेहतर जातिगत संतुलन किसी भी सरकार के मंत्रिमंडल में अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। जहां तक मेरा अपना 35-40 साल का अनुभव है, उसमें जी, उन्होंने देखे। और देखिए आप एक मतलब इस बार ये रहा कि ब्राह्मण बहुत नाराज है, और जी, ब्राह्मण उससे खपा है, क्योंकि उसको न प्रतिनिधित्व मिला, न मंत्रिमंडल में उतना स्थान मिला, ना उसको सरकारी नौकरियों में भी वहां रहा। और जी, योगी जी के ऊपर आरोप रहा कि वो साहब ठाकुरवाद को उन्होंने प्रश्रय दिया, या वही उन्होंने रखा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी चीजों को दुरुस्त किया। जी, ब्राह्मणों को उन्होंने 7 मंत्रिमंडल में 7 स्थान दिए, क्षत्रियों को 6 जी, स्थान दिए, पिछड़ों को 20 स्थान दिए, दलितों को जी, 8 स्थान दिए। जी, और क्या नाम, जो सिख थे उनको भी दिया, एक मुस्लिम को भी दिया। मतलब जी, समाज के जी, हर वर्ग को उन्होंने 2024 के लिहाज से बहुत करीने से साधा। जी, अब एक चुनौतियों की जो बात है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है, बिल्कुल, महंगाई की बहुत बड़ी चुनौती है। ये जी, चुनौतियां सबसे बड़ी उनके सामने हैं, और उसका आज पहली जो मंत्रिमंडल का आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें उन्होंने 3 महीने के लिए खाद्यान्न योजना को आगे बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया ये, है। जी, हाँ, तो वो जो महंगाई की मार है गरीब तबके पे, उसको उन्होंने फिर अभी से साधना शुरू कर दिया। भारतीय जनता जी, पार्टी के बारे में एक बात और कही जाती है, और वो सही भी है, कि वो जी, इलेक्शन के तुरंत बाद वो अगले लक्ष्य पर और वो 24/7 मोड में फिर उसके आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बिल्कुल, उनको उसमें लग लीडरशिप जाते उनको सक्रिय कर देती है। वो हैं। जी, चुप नहीं जी। बैठते, उनको कार्यकर्ताओं को वो आसानी से घर नहीं बैठने देते हैं, उनको और कहीं ना हमने कहीं हमने लक्ष्य। कल ये देखा भी कि जब केशव प्रसाद मौर्य शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 75 प्लस इस बार हम लेकर आएँगे। तो वो लक्ष्य भी सामने क्या है अगला वो स्पष्ट है सभी को। हाँ हाँ, निश्चित रूप से। और इस चुनाव में देखिए एक बात, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बाबुलंद आवाज, उसने जो 80-20 का संदेश दिया, वो पूरी जी, तरीके से सफल रहा। मतलब जी, वहां हालांकि वो इस बात को खुलकर तो नहीं कहते हैं कि 80-20 के मतलब क्या है,
मतलब ये हम आप सब जानते हैं, लेकिन एक जी संकेतों में उन्होंने जो संदेश दिया वो उन्होंने हिंदुओं जी को पूरी तरीके से पोलराइज कर दिया, और पोलराइज हुआ। जो बिल्कुल हम लोगों को भी ये आशंका थी कि शायद हिंदू आपकी इस चुनाव में मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो प्रभावित जी तो रहेगा, लेकिन जी वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी के रास्ते खोल देगा। पोलराइजेशन इतना जबरदस्त हो जाएगा जैसा कि जी 13 में हुआ, वैसे जी ही इस बार उन्होंने बुद्धिमत्ता से और बड़ी चतुराई से उन्होंने राजनीतिक गोटियां बिछाई, अपने भाषणों को रखा। एक चीज नीरज जी और आपको इस बार देखने में नई चीज मुझे मिली, हो सकता जी है आप भी इससे इत्तेफाक करें, कि इस जी बार जो 7 चरणों में चुनाव हुए, सातों जी चरणों में उन्होंने मुद्दों को चरणों के हिसाब से उठाए। वरना बिल्कुल अमूमन ये होता है कि जो 2 3 4 मुद्दे होते हैं वो सभी जगह उसी पर भाषण उन्हीं दिए पे आते जाते हैं हैं, जी और उसी पर जो है वो आप अपने पक्ष रखते हैं। लेकिन जी इस बार बिल्कुल भारतीय वाकई में जनता हर पार्टी चरण ने में फिर अपनी पार्टी जी हर चरण में हाँ रणनीति हाँ, बदली मुद्दे बदले करेक्ट, हाँ। जी जहां बुलडोजर की जरूरत थी और वहां कहीं बुल कहीं कहीं तो स्टार प्रचारक भी बदले जब नई बिल्कुल बिल्कुल चरण में बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन्होंने वो जो जो राजनीतिक या चुनावी युद्ध लड़ा, वो उन्होंने जी बहुत करीने से, बहुत फूल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ लड़ा। जो जी बाइपोलर हो जाने की वजह से आप ये कह लें समाजवादी पार्टी को इस बात का गलतफहमी हो गई कि शायद जी जनता की भीड़ देखे कि अब जनता की मजबूरी है हमको लाना। शायद जी ये जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ये भ्रम हो गया कि जो माहौल है प्रदेश का, हालांकि चुनाव के दौरान जब ऐसा माहौल होता है, इससे पहले ये रहा है कि जी लगता था कि नहीं, जिस सैलाब जिस ढंग से आ रहा है, जिस ढंग से एंटी कम्बेंसी दिखाई दे रही है, उससे जी सरकार जी की वापसी बड़ी कठिन होगी। लेकिन आप बिल्कुल देखिए कहीं कठिनता कहीं दिखाई नहीं दी, बड़े कहीं नहीं स्मूथली दिखाई उन्होंने स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा प्राप्त कर लिया। ये उपलब्धि जी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, उनके थिंक टैंक की है। बिल्कुल, बिल्कुल और अपनी चुनौतियों पे बात करी और आगे क्या उपलब्धि रही इसमें भी आपने बात करी। अजय जी मेरा प्रश्न है आपसे 2 प्रश्न है मेरे एक साथ में ही। अभी जैसे कि प्रमोद जी ने बताया कि बीजेपी ने इतने ब्राह्मणों को रखा, इतने राजपूतों को, इतने वैश्य को। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जैसे ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो लग रहा है कि कोई ब्राह्मण डिप्टी सीएम बना है, जबकि पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम थे, वो भी ब्राह्मण समुदाय से थे। तो ब्रजेश पाठक को ही के आने से ही क्यों ब्राह्मणों को लग रहा है कि हमारा भी कोई आदमी वहाँ पे डिप्टी सीएम पद तक पहुँचा। दूसरा हमने ये तो चर्चा की कि कौन-कौन लोग शामिल हुए, लेकिन जिन नामों की छुट्टी हुई है, उनके आप क्या कारण मानते हैं? हाँ नीरज जी, देखिए बहुत सही है कि दिनेश शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में रहे हैं। जी, वो विधायक नहीं थे, वो विधान परिषद से आए थे। जी, संगठन का उनको थोड़ा बहुत अनुभव भले ही रहा हो, जी, लेकिन शासन प्रशासन के अनुभव के बारे में बहुत से जी, लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि उनका नाम ही अगर आप ले लें तो जी, उनको नथिंग डूइंग शर्मा के नाम से वो मशहूर थे। किसी का जी, काम वो करते नहीं थे। और आज जी, तो मैं फेसबुक पे देख रहा था, किसी ने जी, फेसबुक पे डाला कि जी, आखिर दिनेश शर्मा के हटाए जाने से लोग और कार्यकर्ता इतना खुश क्यों। बहुतों ने जवाब दिया कि इसलिए खुश हैं क्योंकि वो जी, मीठी गोली देते थे। खैर वो एक अलग की जी, बात है। जी, पार्टी जी, में भी अब वो थे, अब उनको कहीं ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी में रखेंगे, संगठन में रखेंगे, ठीक है। हमारे जी, 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 बहुत अच्छे परिचितों में दिनेश शर्मा जी रहे, उनके पिताजी बहुत जी, अच्छे स्वयंसेवक थे। जी, अब मेयर बने, मेयर से उन्होंने मिला। जी, लेकिन जहां तक बात पाठक की है, जी, ब्रजेश पाठक की, पाठक जी, छात्र जीवन से ही राजनीति करते आए और जी, उसके अंदर एक चीज है, कोई भी जी, उनका कार्यकर्ता फोन कर ले, जी, उनका फोन उठता है, भले ही बात जी, हो पाए न हो पावे, दोबारा मिलाए। और जी, उनके दरवाजे जो गया है, जी, एज ए अभी जो कानून मंत्री थे, कानून मंत्री के रहते उन्होंने जो कार्य किया, और केवल जी, उन पे ब्राह्मण की छवि नहीं लगी। वो तो जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र से थे, इस बार उन्होंने क्षेत्र बदल दिया। जी, और हमारी विधानसभा क्षेत्र जो लखनऊ मध्य है, और जी, जहां से 2017 में वो दूसरी पार्टी से आकर के इसमें शामिल हुए थे, भारतीय जनता बीजेपी में, पार्टी, जी, और जी, अच्छे मतों से जीते थे।
और जी वहीं से इन्हें फिर मंत्रिमंडल में लिया गया, कानून मंत्री बनाए, सांसद रहे जी हैं। और जी इनकी व्यवहारिकता, कार्य कुशलता, हम केवल जी इनको ब्राह्मण के फेस में, ब्राह्मण के चेहरे में ही कर रहे तो मैं नहीं समझता जी हूँ। जी सर्वमान, और हमारा क्षेत्र तो मुस्लिम बाहुल लखनऊ मध्य जी रहा, और इनके बिल्कुल यहाँ आज भी जितने जी ब्राह्मण नहीं जाते होंगे उससे ज्यादा मुस्लिमों की भीड़ लगती है। तो एक कार्य जी करने वाले लोग हैं। हाँ, जी उप मुख्यमंत्री पद उन्हें मिला है, वास्तव में जी बड़े सम्मान की बात। जी ब्राह्मण चेहरा रहे हैं और इन्होंने जो कोरोना काल में किया, नीरज जी, बिल्कुल लोग अपनी सरकार भूलेंगे पे सवाल भी नहीं। उठाए थे बल्कि। हाँ, और सरकार को पत्र लिखा, योगी जी को पत्र जी लिखा, प्रधानमंत्री, जी कि हमारे क्षेत्र में ये हो रहा, हमसे जनता ये अपेक्षा कर रही। जी तो जहां तक ब्रजेश पाठक की बात है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जी जनसेवा के लिए ही वो समर्पित है। तमाम घटनाएं कभी होगा विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं जी एक बात, जी प्रमोद जी ने हमारे बड़े विस्तार से सारी चीजों की चर्चा की, लेकिन देखिए जी 22 मंत्री ड्रॉप किए गए, आप देख लीजिए जी 22 मंत्री। जी जी और ऐसा नहीं कि उसमें हारे हुए भी हैं, जीते जी हुए भी हैं, जो सदन में भी हैं वो भी हैं। जी सबको कहीं न कहीं से फीडबैक लेकर ये जी जो मंत्रिमंडल का इस बार का गठन हुआ है, ये जी 2024 का अगर परिणाम नहीं दिखाते हैं जी तो इनकी खैरियत नहीं है। ये योगी जी ने, मोदी जी ने और शाह जी ने मिलकर कह दिया। और कल कह योगी दिया है, जी ने जो टारगेट दे दिया विधायकों है। की बैठक की अपनी पार्टी से, उसमें जी खुला चुनौती दी है और चेतावनी दी कि जी ये भूल जाइए, अब अगर आप काम करेंगे तो आपकी पूछ होगी। और उन्होंने जी इशारा भी किया कि काम करने वाले को हमने बढ़ाया। इशारा जी किसकी तरफ है अभी आपने चर्चा कर ली, वो तो ठीक है, लेकिन जी जिन मंत्रियों ने काम नहीं किए, जिन जी मंत्रियों पे जरा से भी आरोप लगे, हमारे जी जल शक्ति मंत्री थे, आप पार्टी ने तमाम आरोप उन पे लगाए, कहीं बिल्कुल न बिल्कुल कहीं कुछ रहा होगा, जी जांच हुई होगी, पाया होगा। एक मंत्री के बारे में नहीं, बहुतों के बारे में, वो एक जी अलग का जी विषय है। लेकिन जो जी 22 मंत्री हटाए गए, उनका क्या होगा क्या नहीं वो है, लेकिन उसमें कुछ जी ऐसे भी रहे हमारे कानपुर के जी महाना जी। महाना जी अच्छे जी कार्यकर्ता, आप भी आए थे बिल- जब यहाँ बिल्कुल मीट हुई बिल्कुल थी। और तो आठवीं बार चुनाव जीते औद्योगिक हैं। विकास मंत्री बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हो जी सकता है उनका उपयोग कहीं और। चर्चा हो रही कि जी उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, प्रदेश अध्यक्ष में बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे जी जी बहुत से, राम नरेश अग्रोत्री से रमापति जी शास्त्री, हमारे जी जनसंघ के समय से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जी जमीनी स्तर का व्यक्ति रमापति शास्त्री, कहाँ ले जी जाएंगे, क्या करेंगे, इसका भी उपयोग करेगा। अब वो दलित वर्ग से आते हैं, अतुल गर्ग, जी आप जी समझिए गाजियाबाद जैसे जगह, तरफ गाजियाबाद और आप समझिए नोएडा, वहां का अभी प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ। कुल जी हमारे पश्चिम में 53 मंत्री बनाए जी गए हैं और ये जी संख्या जी 60 तक जा सकती है, क्योंकि संवैधानिक है कि सदन हाँ की बिल्कुल संख्या से 15% तक मंत्री बन सकते हैं। अभी 53 बने, जी 7 की जगह हो सकता है उन्हें आगे चलिए विस्तार में एडजस्ट किया जाए। लेकिन एक जी बात जरूर है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो मंत्रिमंडल बना है, ये जी 2024 के लिए बना है जी और बड़े सोच समझ कर हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया। जी वैश्य, दलित और अल्पसंख्यक भी लिया। जी अगर मोहसिन रजा को हटाया तो उनकी जगह दानिश को लिया गया। बिल्कुल तो है पूरी बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत और पूरी जी विचारधारा से। ऐसा नहीं है कि किसी को जी दबाया गया हो, और दबने जी वाले लोग भी नहीं है। एक नाम का मैं बिल्कुल चर्चा करता हूं, अरविंद शर्मा। जी शुरू से ही आए थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाँ बनेंगे। योगी जी जी अधिक हो गए, नहीं हाँ बनाया तो नहीं बनाया। इस हाँ बार जी भी शुरू में नाम चला कि 3 डिप्टी शर्मा हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जी लेकिन कहाँ है, तो हैसियत में रखने का काम भी योगी जी करते हैं। ये योगी जी इस करते हैं मंत्रिमंडल के गठन में साबित हो गया। एक मिथक साबित था, दिख रहा है कई और इस मिथक बार थे, एक हाँ मिथक और और था, वो जी नोएडा वाला मिथक, वो जी भी तोड़ने का काम योगी जी ने कर योगी दिया जी ने ही किया। तो बिल्कुल कल उन्होंने जिस तरह अपने विधायकों को हड़काया, मैं तो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हड़काया, जी मेरी जानकारी हड़काया में आया,
कई विधायक बाहर निकले तो कहने भैया अब अगर नहीं करना होगा विधायक मंत्री के जो छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा हमने, और सही है, आप देखिए परसों से जब सदन शुरू होगा, ये प्रशासन शुरू होगा, मंत्रियों के विभाग वितरित हो जाएंगे तो एलआईयू लगेगी, मुख्यमंत्री कार्यालय की एलआईयू जो है वो लगेगी, हर एक के काम पर नजर रखेगी और पूरा संचालन इन मंत्रियों के कार्य समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। मेरी अपनी निश्चित जानकारी है और वो होगी, नियंत्रित करना जरूरी है 2024 में। और बड़ी दिल्ली स्टाइल में कह सकते हैं कि दिल्ली स्टाइल में योगी जी भी सरकार चला रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के कार्य संस्कृति के बारे में कहा जाता है, उसी को पूरा तरह से फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि दिल्ली उनके भी लक्ष्य में हो आगे चलकर। जनार्दन जी, नहीं, योगी जी ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को भी नियंत्रित कर दिया। जीत के आए हैं लोग, लेकिन सबको मंत्री नहीं बनाया, उनको मालूम था किसका किसका पर्यटन कैसा था, किसकी सांस्कृतिक कैसी थी, रास्ते पे ला दिया। आप तो गए बनारस रहे, पर्यटन और संस्कृत की नगरी में पर्यटन और संस्कृत का क्या हाल हुआ उसको भी किनारे कर दिया। तो है योगी जी पूरी दबंगई से, दिलेरी से। और अगर हम इसको थोड़ा सा वैसे देखें तो पिछली बार जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनको मंत्रियों की सूची दे दी गई थी, उन्होंने उनको मंत्री बना दिया। इस बार उनको सूची दिल्ली से नहीं मिली है, इस बार उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कौन मेरे मंत्री रहेगा उस पर उनका काफी कुछ चला है, ऐसा दिखता है। और आप लोगों ने कहा जिस तरह से प्रमोद जी ने और आपने बताया कि किस तरीके से अब तक के मंत्रिमंडलों में आपके अपना अनुभव ये कहता है कि ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया और बेहतरीन मंत्रिमंडल है, जिसमें सभी को प्रतिनिधित्व भी मिला है और अनुभव का लाभ मिले, उनके अनुभव का जो लाभ है जनता को मिले, ऐसा एक प्रयास किया गया है। जनार्दन जी, मैं जरा अब सत्ता पक्ष से हटके विपक्ष की बात करता हूं आपसे। अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता छोड़ दी, आज वो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बन गए। शिवपाल जी को सिंबल दिया था अपना, लेकिन शिवपाल जी को बुलाया नहीं। अब वो जो नरेश उत्तम पटेल है वो कह रहे हैं वो तो सहयोगी दल के थे इसलिए हमने उनको बुलाया नहीं। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव प्रभावी भूमिका निभा पाएंगे विपक्ष के नेता के तौर पर? और इसके अलावा क्या जो लोगों को साथ लेकर चले थे, चाहे हम बात कर लें आरएलडी की, चाहे शिवपाल जी की बात कर लें, चाहे हम जो राजभर हैं ओम प्रकाश राजभर उनकी बात कर लें, तो क्या वो सबको साथ रख पाएंगे? क्योंकि चर्चा तो अक्सर होती है कि राजभर जी ने अमित शाह से मुलाकात कर ली है, राजभर ने उनसे मुलाकात कर ली है। नीरज जी, देखिए, ये जो चुनाव था वो भाजपा और वर्सेस ऑल था, और भाजपा ने अपने पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी ताकत के साथ में इस चुनाव को लड़ा। तो अभी जो अखिलेश जी ने जो, देखिए, शुरुआत से ही जो एक लकीर खींची गई, जैसा प्रमोद सर ने भी बातें कही कि 80-20 का जो उन्होंने एक लकीर खींच दी, उसी को विपक्ष भी पोषित करता रहा। वो अपने छवि को तोड़ नहीं पाए, और जो विपक्ष पे एक छवि बन रही थी कि गुंडा राज बढ़ जाता है इनके, और कानून व्यवस्था की स्थिति जो होती है वो चीज, तो उस पर भी ये काफी स्पष्ट तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। रिजल्ट सबके सामने है। आज अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने लोकसभा के सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्य में अपनी सक्रियता को ज्यादा बढ़ाएंगे और विपक्ष की एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे, ऐसा अखिलेश जी ने एक संदेश दे दिया है अपने लोगों को। देखिए, अखिलेश जी के सामने सबसे बड़ी चीज यही है कि जो जनसंपर्क, देखिए, अखिलेश एक सेलिब्रिटी फिगर हो चुके हैं। वो जहां भी जाते हैं लाखों की भीड़ लग जाती है, और उसी को देखकर उनके कार्यकर्ता, उनके राजनेता, उनको लगता है कि नहीं, अब बयार बदल चुकी है और लहर बड़ी करारी है, और काफी चीजें आपने देखी इस पूरे इलेक्शन में। लेकिन जो सच बात यह है कि जितनी भी भीड़ आती है वो वोट पे कन्वर्ट होगी कि नहीं, ये अखिलेश जी पिछले 2 चुनाव से देख रहे हैं, और पिछली बार उन्होंने ये चीज कही भी थी। तो इस बार अखिलेश जी के सामने चुनौती है, और जैसा आपने कहा कि सबको संगठित रख पाएंगे कि नहीं, देखिए, उन्होंने एक, जो बाकी दल हैं जो अखिलेश जी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक अपना पाला चुन लिया है। और भाजपा इस समय, भाजपा मजबूत स्थिति में है। भाजपा को इस समय लालच नहीं है कि और भी लोगों को जोड़ा जाए। भाजपा ने, जो भाजपा का मैक्सिमम विरोध हो सकता था, भाजपा ने उसको पार करके आज सरकार बना ली है। तो अब उनको विरोधियों का इतना चिंता नहीं है,
और अखिलेश जी जी के साथ में वो जो अगला लोकसभा चुनाव को वो देखना चाहते हैं, वो स्पष्ट जी आज से ही कर दिया गया है कि आपने देखा जी मंत्रिमंडल की जो गठन हुआ है उसमें आपने प्रतिलक्षित होता है। तो भाजपा जी जैसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है और हर समय वो चुनावी मोड में रहती है, तो वो जी चीज उन्होंने करके दिखाई। और एक चीज और इस चुनाव से आपने देखा कि विपक्ष जो सत्ता के लिए बिल्कुल लालायित था और बिल्कुल आगे बढ़ के आ गया था, तो जनता ने जी कहीं ना कहीं एक जातीय बंधन को तोड़ते हुए, क्षेत्रीय बंधन को तोड़ते हुए, और जो मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, जो नेता सोचते थे हमारी बपौदी है, वो जी चीज उस पर एक करारा प्रहार किया है। आप स्वामी बिल्कुल प्रसाद बिल्कुल मौर्य को ले लीजिए, वो जब निकले थे उन्होंने कहा भाजपा को खत्म कर दूंगा, आरएसएस को खत्म जी कर दूंगा। जी स्थिति ये बनी कि वो उन्होंने अपनी चीजों को बचाने में नाकामयाब रहे। तो इन बिल्कुल चीजों बिल्कुल पे देखिए भाजपा ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा बड़े नेता उनके खिलाफ नहीं बोले, कोई उनके जी उनके लिए बातें नहीं की गई, ऐसी कोई वो नहीं। तो जी वो उनकी स्ट्रेटजी है, उन्होंने अपना काम इंटरनली किया। और जहां तक जो जी भाजपा के संगठन की बात है, जो लोग जमीन पर हमेशा कार्यरत रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, भाजपा की जी चीजों को बताते रहते हैं। देखिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि आरएसएस जो है संगठन, उसने कैसे जी इस किंग मेकर की भूमिका निभाई है। जी उन्होंने स्पष्ट एक लाइन खींच दी कि या आप देश के साथ हैं या देश के विरोधियों के साथ हैं। उन्होंने ना बिल्कुल अपने नेता का नाम लिया, ना विरोधियों का जी नाम लिया। उन्होंने कहा आप या जी तो राष्ट्रवाद के साथ में या राष्ट्रवाद के विपरीत में। तो इस बिल्कुल तरह की स्थिति में, जैसा अभी प्रमोद सर ने भी कहा, जैसा अभी अजय जी ने भी ये बात रखी कि ब्राह्मण जी नाराज थे, उनसे कई वर्ग नाराज थे, लेकिन जब जी इस तरह की उन्होंने कार्ड खेलने शुरू किए तो वो वोट बूथ तक जाते जाते वो कमल का बटन ही दबा के आए। तो कमल के बटन दबाते हैं ये एक भाजपा का एक मैं कहूंगा कुशल प्रबंधन है, चुनावी प्रबंधन है कि उन्होंने जी उस चीज को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ दिया। भारतीय जी चुनाव को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा गया, भारतीय चुनाव को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया, और भारतीय चुनाव को एक जो मैं कहूंगा सकारात्मक विकास की तरफ जोड़ा गया। तो उसका बिल्कुल आज बिल्कुल ये काफी स्पष्ट निकल के आया। नहीं और बिल्कुल अगर अखिलेश जी आज भी इस चीज को सकारात्मक रूप में लेते हैं, पॉजिटिव तरीके से एनालाइज करते हैं, तो जी अभी भी विपक्ष में काफी बाकी है। अखिलेश जी को भी मानने वाले काफी लोग हैं जो उनमें अपना बिल्कुल भविष्य देखते हैं और जी उनसे उम्मीदें हैं। तो अखिलेश जी एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन उसको जी कितना वो अच्छे से कर पाते हैं ये एक समय की बात है। बिल्कुल और आपने कहा क्योंकि अखिलेश को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो पहले दिन ही नकारात्मकता उन्होंने दिखाई। मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने बधाई तो दी, लेकिन वो तंज कसते हुए दी। अब आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जब शपथ ले रहे हैं, तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ही उनको बधाई नहीं दे रहे हैं। तमिलनाडु से एम के स्टालिन ने भी दी है और भी कई अन्य विपक्ष शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बधाई दी। लेकिन उसी राज्य में मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी का मुखिया भी है, वो तंज कस रहा है, बधाई नहीं दे रहा। तो ये मुझे लगता है कि शायद शुरुआत में ही जिस तरह का तनाव दिख रहा है, ये शायद आगे आने वाले दिनों में तनाव और बढ़े दोनों पक्षों के बीच, ऐसा भी देखते हैं? नीरज जी, एक कहावत है, पुरानी देसी कहावत है कि चिराग तले अंधेरा होता है। हमारे दो जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, वो जी, आपको बहुत स्पष्टता से बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव का किस तरह से जी, व्यवहार होता था, वो कैसे जी, लोगों को कैसे जोड़ते थे और किस तरह से वो अपने विरोधियों को टैगल करते थे। जी, अखिलेश जी अगर अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ लें सही से, तो मुझे लगता है जी, इस तरह की जो ये हरकतें हैं वो शायद ना हो। जी, जी, विरोधियों का बिल्कुल। सम्मान करना भी मुलायम सिंह से उनको सीखना चाहिए। मुलायम सिंह जी, यादव ने पत्रकारों का जिस तरह से सम्मान किया, जिस तरह से जी, उनको आगे बढ़ाया, और मुझे लगता है कि अखिलेश जी में जो एक अहम की भावना आ जाती है हर चुनाव से पहले, जी, वो पहले ही जी, अपने आप को मुख्यमंत्री मान लेते हैं और उनके कार्यकर्ता भी उसी तरीके से वो करने उसी लगते हैं। तो तरीके से वो रिएक्ट कर दो रहे बार से ये स्थिति सामने आ चुकी है, और फिर मैं कहूंगा हैं। कि जी, अखिलेश जी अगर आज भी सीखते हैं तो जी, बहुत बड़ी एक अभी भी उनमें एक उम्मीद बाकी है। लेकिन जी, अखिलेश जी का जैसा आपने कहा कि वो अभी भी उसी एक जो परसेप्शन है उसमें फंसे हुए हैं। वो जी, अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहे, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। और जी, जैसा भाजपा के साथ में है, भाजपा हर एक सिचुएशन को अपने अलग तरीके से हैंडल करती है। आपने देखा, जी, जैसे प्रमोद जी ने भी बताया और हमारे अजय जी ने भी कहा कि हर जी, एक फेज का जो चुनावी स्ट्रेटजी था वो अलग था।
जबकि बिल्कुल। अखिलेश जी शुरुआत से लेके चले आ रहे थे कि सपा के बनाए हुए स्टेडियम, सपा की बनाई हुई रोडें और सपा की जी, आपने इनॉग्रेट किया, तो उन्होंने एक लाइन खींच दी, आप उसी लाइन पे हमेशा पीटते रहे। आपने बिल्कुल। अपनी चीजों को, अपनी स्पष्टता को, अपने विचारों को प्रमुखता ना देते हुए उनके विरोध को ज्यादा प्रमुखता दी। और जनता, जी, मैं फिर से इस बात को रखना चाहता हूं कि जनता इस समय राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक हो चुकी है, वो समझती बिल्कुल। है आपके बातों को। और देखिए हमारे पंजाब में आपने कितने मजबूती से सरकार बना दी, लेकिन जी, हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, जी, बस फ्री, इसका काम नहीं किया। नहीं किया, हमारे यहाँ बिल्कुल, पर लोगों ने चीजों को वो समझा कि भाई जो फ्री दे रहा है वो भी कहाँ से दे रहा है। तो बिल्कुल, ये चीजें अब राजनीति के जो विश्लेषक हैं उनको समझना चाहिए कि क्राउड मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट ये बहुत अलग बिल्कुल, चीजें हैं। अखिलेश जी बहुत को अपने जो अब ये समय आ चुका है कि जो अपने जो सलाहकार मंडल है उसमें जरूर जी। सुधार करना चाहिए अगर वो प्रगति की तरफ आगे जाना चाहते हैं। जी, जी। नहीं और आपने बिल्कुल बड़ी सही बात कही है कि वो बहुत सही। इवेंट मैनेजमेंट करते रह गए, लेकिन बीजेपी ने इलेक्शन मैनेजमेंट कर लिया तो इसलिए वो चुनाव जीत भी गए और आपने उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ बताया कि किस तरीके से प्रमोद जी ने बताया कि चुनौतियाँ क्या-क्या हैं और अजय जी ने बताया कि किस तरीके से जो लोग नहीं बने हैं या लोग जो बने हैं, उनके क्या कारण रहे और एक चीज़ खासतौर पर उत्तर प्रदेश चूँकि देश की राजनीति को नई दिशा भी देता है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि दिशा ही नहीं देता, आगे क्या देश किस राह पर जाने वाला है, ये भी काफ़ी हद तक तय करता है। तो एक चीज़ और हम यूपी में मिस कर रहे हैं कि अगर हम जैसा कि अजय जी भी हैं, प्रमोद जी भी हैं, अभी जनार्दन जी ने भी बताया कि किस तरीके से आप दोनों अनुभवी लोगों ने इतने वर्षों तक देखा होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता थे, वो मिल-जुल कर रहा करते थे। ठीक है, वैचारिक मतभेद होता था, लेकिन इस तरीके से एक-दूसरे को आरोपित करना और अनर्गल भाषा का उपयोग करना पहले नहीं होता था, लेकिन शायद अब राजनीति का स्वरूप ही ऐसा बनता जा रहा है। लेकिन इसको हम सबकी भी ज़िम्मेदारी है कि इसको सुधारें। जब तक हम ये बात उठाएँगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक शायद नेता भी नहीं सुधरे। फिलहाल आज की चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है, पाठकों और दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप लोगों ने जो मंथन किया है, उससे अमृत अवश्य निकलेगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद। 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 अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।